गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। सीरीज में जो वो हम लोग कंप्लीट करेंगे एंशियंट एंड मिडिएवल इंडिया। तो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। फर्स्ट चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने जो वो 1 पॉइंट से लेकर 8 पॉइंट तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस चैप्टर को जो वो कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। इसमें हम इंपॉर्टेंस देखेंगे, महत्व देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता। इतिहास का जो महत्व है वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। बीच बीच में मैं आपको पॉइंट्स बताता रहूंगा कि कैसे कैसे जो वो क्वेश्चन बन सकता है। तो आज इसको कंप्लीट करेंगे 9, 10, 11, 12 और चैप्टर 1 क्लोज। तो चलिए ज्यादा विलंब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 9, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में जो वो पहले से ही जो वो डाइवर्सिटी रही है। कई सारी विविधता रही है। जैसे हमारे भारत देश में जो कई सारे धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी जो वो एक एकता जो वो झलकती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में भारत एक बहुत विशाल देश था। ठीक है, हमें पता है कि बहुत विशाल देश था। अतः यहाँ भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं कला एवं संस्कृति में विविधता पाई जाती है। परंतु यह भारत की विशेषता रही है पहले से ही। यहाँ शताब्दियों तक विभिन्न धर्मों एवं संस्कृतियों के लोगों का पारस्परिक सम्मिश्रण होता रहा है। अतः विविधताओं के बावजूद भीतर से गहरी एकता झलकती है। ठीक है। उत्तर में हिमालय से, ठीक है, आपको बताया पूरब, यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे दक्षिण। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे आप इसको याद रखिए। तो उत्तर में, उत्तर कहाँ पे हुआ? उत्तर हुआ ऊपर। ये पूरब है, यहाँ पे पूरब, यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे उत्तर और नीचे दक्षिण। तो उत्तर की बात करें, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नीचे कन्याकुमारी तक जो वो अ, जो वो पूरब से असम से, पूरब यहाँ से असम से लेकर और पश्चिम में जो वो सिंधु तक के विशाल उपमहाद्वीप को एक देश कहा गया। ठीक है, सिंधु तक जो वो एक उपमहाद्वीप को एक देश कहा गया। उसे भारत नामक एक प्राचीन राजवंश के आधार पर भारतवर्ष का नाम दिए गए। तो आप यहाँ पे देखिए कि भारत नाम जो वो कैसे पढ़ा था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि भरत नाम का एक राजा था, वहां से पढ़ा। तो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार जो वो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिए, हिमालय से लेकर उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। वैसे तो अगर लास्ट पॉइंट देखें तो वो हमें अंडमान निकोबार में मिलता है, इंदिरा पॉइंट। लेकिन ऐसे ही लिखा है यहाँ पे। अगर आपको जो वो लास्ट पॉइंट नीचे दक्षिण में पूछा जाए तो वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में असम से लेकर और पश्चिम से सिंधु तक विशाल उपमहाद्वीप को देश कहा गया। उसे भारत नामक एक प्राचीन राजवंश के आधार पर भारत वर्ष वर्ष का नाम दिया गया। यहाँ के निवासियों को भरत संतति कहा गया। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बना है, कई बार जो वो आ चुका है कि यहाँ के निवासियों को का क्या क्या कहा जाता था? भरत संतति कहा जाता था। समस्त देश पर शासन करने वाले शासकों को चक्रवर्ती कहा जाता था। ठीक है, उत्तरी भारत में पढ़े जाने वाले रामायण और महाभारत को दक्षिण के लोग अभी उसी श्रद्धा भाव से पढ़ते हैं। तीसरी सबसे ईसवी पूर्व तक जो प्राकृत देश भर का जो वो संपर्क भाषा रही। तो यहाँ से भी जो वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीसरी सदी, ठीक है, तीसरी सदी ईसा पूर्व तक प्राकृत देश भर की जो वो संपर्क भाषा रही। तो तीसरी सदी में जो वो कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। इसको आप याद रखिए। बाद में यह स्थान संस्कृत भाषा ने ले लिया। मतलब कि पुरानी भाषा कौन थी? प्राकृत थी। प्राकृत के बाद जो वो इसका स्थान किसने ले लिया? संस्कृत ने ले लिया। ठीक है, बाद में यह स्थान संस्कृत भाषा ने ले लिया। इस प्रकार देश में भाषात्मक एवं सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के प्रयास किए जाते रहे। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ण व्यवस्था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें चैप्टर में हम सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस ही समझेंगे। आपके यूपीएससी या एचएएस या जो भी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन लेवल जो भी एग्जाम होते हैं, सीडीएस, तो उनके जो भी मेंस के एग्जाम होते हैं वहाँ पे आपकी जो वो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जो वो निबंधात्मक जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। मतलब वो लिखना पड़ता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपकी जो वो यहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, मेंस में तो वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता। उत्तरी भारत के समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का उदय है। वैदिक काल में भारतीय 4 वर्णों, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। ठीक है, भारतीय जो वो वैदिक काल की बात करें, वैदिक काल में जो वो भारत 4 वर्णों में विभाजित हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र।
ठीक है। आरंभ में यह वर्ण व्यवसाय के आधार पर बंटे थे। ठीक है, पहले जो व्यवसाय जो भी किया जाता था, जैसे ब्राह्मणों का काम होता था ज्ञान, मतलब कि उनके पास ज्ञान होता था, तो वो ज्ञान देना जो वो उनका काम होता था। ठीक है, क्षत्रियो का काम होता था रक्षा करना, वैश्य का काम होता था व्यापार करना, और शूद्रों का काम होता था सेवा करना। ठीक है, तो जैसे जैसे वो काम करते थे वैसे वैसे उनको जो वो वर्णों में बांटा गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जन्म के आधार पर इसको जो वो आधार माना गया, मतलब कि जन्म को जो वो इसका आधार माना गया, मतलब कि जैसे क्षत्रिय का बेटा जो वो क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, तो यहाँ से जो वो चीजें बिगड़ना शुरू हो गई। ठीक है, धीरे धीरे यह प्रथा सारे देश में जो वो फैल गई। प्राचीन काल में अनेक विदेशी जातियां भारत में आकर बस गई थी। प्राचीन काल में अनेक विदेशी जातियां भारत में आकर बस गई थी। वे गुणों के आधार पर किसी न किसी वर्ण में सम्मिलित हो गई। ठीक है, बाद में अनेक हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म में शामिल हो गए, परंतु उन्होंने पुराने रीति रिवाजों को ना छोड़ा। ठीक है, अपने जो पुराने जो भी रीति रिवाज थे उनको उन्होंने नहीं छोड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क। ठीक है, कल्चरल कॉन्टेक्ट्स विद एशियन कंट्रीज। प्राचीन काल भारतीय इतिहास की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता रही है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विदेशों तथा विशेषकर एशियाई देशों में बहुत प्रसार हुआ। इस दिशा में अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन नामक शासकों ने प्रशंसनीय योगदान दिया। अतः चीन, बर्मा बर्मा जो कि आज म्यांमार है, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन, अगर छोटे मोटे एग्जाम है तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यांमार का जो पुराना नाम क्या है, तो बर्मा था। ठीक है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, जावा, सुमात्रा, बाली, कंबोडिया, कंबोडिया यहाँ पे कंपूचिया, अ, चंपा, अनाम, श्याम, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड को श्याम बोला जाता था, अनाम को चंपा, कंपूचिया को कंबोडिया बोला जाता। ठीक है, तो इनको भी आप देख सकते हैं। अ, बोर्नियो, मलाया द्वीप समूह में भारतीय धर्म, विशेषतः बौद्ध धर्म, साहित्य एवं कला का बहुत प्रभाव पड़ा। आज भी इन देशों में अनेक भारतीय रीति रिवाज प्रचलित है। निस्संदेह यह भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 12, जो कि हमारा लास्ट ही पॉइंट है इस चैप्टर का। उज्जवल भविष्य के लिए, फॉर ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, फॉर ब्राइट फ्यूचर मतलब कि इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि हमारे उज्जवल भविष्य के लिए जो वो कैसे इतिहास जो वो इम्पोर्टेंट है। तो प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन भारत के उज्जवल भविष्य के लिए अति आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारा अतीत जो वो गौरवमयी था। हमारे पूर्वजों ने अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। वे हमारी शक्ति का स्रोत है, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन काल भारतीय समाज में अनेक त्रुटियां भी प्रचलित थी। शूद्रों एवं चंडालों के साथ बहुत अमानुषिक व्यवहार किया जाता था। ठीक है, शूद्रों और चंडालों के साथ तो अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। नारी को जो वो पुरुष की दासी समझा जाता था। ठीक है, कन्यावध, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह पर सॉरी पर प्रतिबंध तथा दहेज प्रथा आदि ने स्त्रियों का जीवन जो वो दुभर बना बना दिया था। लोगों में बहुत से अंधविश्वास फैले हुए थे। अतः जो लोग भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण चाहते हैं, उन्हें अतीत की इन बुराइयों को दूर करना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में जो वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसी चैप्टर में से वो पूछे जाएंगे। ठीक है, उनको भी डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने का मतलब ये है कि आपका एक बार फिर से जो वो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।